हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब वी आर डीलिंग विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता है कि रिप्रोडक्शन का होल एंड सोल रिजल्ट होगा प्रेगनेंसी। इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। अगर स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो इट विल डेफिनेटली लीड्स टू प्रेगनेंसी। बट क्या हर सेक्सुअल जो कोर्स होता है इट विल लीड टू प्रेगनेंसी? ऐसे तो फिर पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में ही नहीं रहेगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल हैपन। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम पढ़ते हैं किसके अंडर में, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या मेथड्स, और इनको बोला ही जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स। ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड डिवाइसेस? द एजेंट्स और द सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स अस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। समझ गए? डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे डिवाइसेस जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में काम आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है तो देयर शुड बी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट। कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में या डिवाइस में जिसके कारण लोग उसे यूज करें। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल समझते हो ना आप? आइडियल इज एनीथिंग जिसको आप फॉलो करते हो। ठीक है, आइडियल इज अ परफेक्ट, जो परफेक्ट होता है। तो बोलते हैं ना आइडियलिज्म इज अ मिथ, आइडियल जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बस ठीक है, नियर टू आइडियल होता है वो चीज़, रियल चीज़ें होती हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर 1, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। अब आप क्या समझेंगे यूजर फ्रेंडली से? यूजर फ्रेंडली इन द सेंस कि उसको यूज करना ईजी होना चाहिए, वो खुद से सेल्फ इंसर्टेबल होना चाहिए, है ना, उसके लिए किसी और की हेल्प हमें नहीं लगना चाहिए। तो यूजर फ्रेंडली। सेकेंड, ईजिली अवेलेबल। अब मान लो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सजेस्ट कर दिया ABC इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, मैं उसकी तारीफें करने जा रही हूँ आपके सामने, बट मैं लास्ट में एक बट ऐड करके आपको बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट अवेलेबल हेयर इन इंडिया। आपको उसको लेने के लिए काफ़ी सारा ट्रैवल करके लंदन जाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये कोई काम का हुआ? सेक्सुअल ड्राइव जो होता है इट डज नॉट वेट फॉर दैट यू ट्रैवल एंड ऑल, है ना, दैट वाज अ मोमेंट, दैट वाज इमोशनल फीलिंग्स डजंट वेट फॉर एनीबडी। तो अब आप वेट नहीं कर सकते कि आप लंदन जाएं और उसको लेके आएं। तो इसीलिए आप जिस लोकेलिटी में हैं, आप जिस रीजन में हैं, दैट कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इजीली अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी ओनली। ठीक है, तीसरी बात करते हैं इफेक्टिव। इट शुड बी इफेक्टिव। अब आप यूज कर रहे हो तो आपका यूज करने का कुछ पर्पस तो होना चाहिए ना, कि वो आपको जिस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है? सोल एंड प्योर। आपका पर्पस है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। अब अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड ही नहीं कर रहा, उससे प्रेगनेंसी हो जा रही है उसको यूज करने के बाद भी, तो क्या आप उसको यूज करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए वो होना चाहिए इफेक्टिव। फोर्थ, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल से हम क्या समझते हैं? देखिए, रिवर्सिबल से ऐसा मतलब है वंस यू यूज दैट कॉन्ट्रासेप्टिव, आपने एक बार उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज किया, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉन्डोम है तो आपने वियर किया उसको, उस कॉन्डोम को। अब उसको वेयर करने के बाद आप इजीली उसको रिमूव भी कर पाएँ आप खुद से ही, आपको उसमें कोई मेडिकल एक्सपर्टीज की जरूरत ना पड़े। आ गई आपको बात समझ में? ये होता है रिवर्सिबल। मतलब आपने उसको यूज करा, अब आपको उसको अपनी बॉडी से हटाना है तो वो काफ़ी इजीली हो जाए, उसके लिए काफ़ी कुछ टैक्टिक प्रोसीजर आपको फॉलो ना करना पड़े। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सर्जिकल मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन सर्जिकल मेथड्स को रिवर्स करना काफ़ी बुरा हो जाता है, पुअर है उसकी रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो हम जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। अब नो साइड इफेक्ट्स तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, वो चीज़ गलत हो जाएगी, बट अगर जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके मिनिमम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको यूज़ किया, अब उसको यूज़ करने के बाद में कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, आपको इचिंग, रैशेस, दुनियादारी की चीज़ें हो गई, तो आप कभी एक बार के बाद कभी उसको दोबारा यूज़ करेंगे? कभी नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप मुझे यूज़ ही नहीं करना इसको, इसको मैंने एक बार यूज़ किया था तो ऐसा हो गया था।
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट उसके बहुत कम होने चाहिए या ऑलमोस्ट होने ही नहीं चाहिए। लास्ट देखते हैं, शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट। दिस पॉइंट इज समवॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो भी हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव है उसका काम सिर्फ कितना है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं होने देना है, मतलब सीधी बात उसको स्पर्म और ओवम के मिलने को, फिजिकल कॉन्टैक्ट को उसको अवॉइड करना है। अब अगर उसको ये काम करना है तो उसको क्या है, उसको सिर्फ वही पर्टिकुलर काम करने दो। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो सेक्सुअल ड्राइव में, इमोशंस में, डिजायर्स में, उसमें भी कुछ हार्मोनल चेंजेस या कुछ भी चेंजेस क्रिएट कर रहा है। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा यूज़र। फिर यूज़र बोलेगा कि अरे नहीं, इसको मैंने यूज़ करा तो मुझे ऐसा होगा, मेरे को मूड स्विंग्स होने लगे, मैं तो नहीं करूँगा इसे यूज़। तो इस टाइप की कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, ईजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड द सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर अस। क्या क्या अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। क्या होते हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। सेकंड होते हैं बैरियर्स, ठीक है। अब बैरियर्स के बाद जो थर्ड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वो होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, दैट इज IUDs। देन फोर्थ होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिफ्थ होते हैं इंजेक्टेबल्स, एंड लास्ट और सिक्स्थ ऑप्शन जो एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे पास अवेलेबल है वो होते हैं सर्जिकल मेथड्स। अब आप बोलोगे मैम आपने हमको सिर्फ नेम मेंशन कर दिया, आपने एक्सप्लेन तो करा ही नहीं क्या होते हैं। तो अब आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको एक एक करके डिटेल में ये सारे मेथड्स जो हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या मेथड्स एक्सप्लेन करूंगी, किस मेथड का क्या प्रिंसिपल होता है और वो प्रिंसिपल मेनली किस चीज़ पर बेस्ड है। आगे वाली स्लाइड्स में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने देख लिए, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट आर अवेलेबल टू अस। उसमें से भी नंबर 1 हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं कि नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पर ये जो मेथड है ये काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। यहाँ पर आपको चांसेस वर्ड पे फोकस करना है, मतलब कि जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जिन पॉसिबिलिटीज के कारण ओवम और स्पर्म मिलते, ठीक है, ओवम और स्पर्म मिलते, हमने वो चांस को ही खत्म कर दिया। हम ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होने दे रहे कि ओवम और स्पर्म फिजिकली मिल पाएं, हमने उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी को खत्म ही कर दिया। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो प्रिंसिपल आप समझ गए कि चांस ऑफ मीटिंग ओवम और स्पर्म, इन दोनों को हमें अवॉइड करना है। तो अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड जो हमारे पास होता है वो होता है कॉइटस इंटरप्टस, एंड थर्ड मेथड जो होता है वो होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया, लैक्टेशनल अमेनोरिया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर टू अस। उसमें से सबसे पहला क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकेंड क्या होता है कॉइटस इंटरप्टस, एंड थर्ड क्या होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया। अब जो मेन है डिस्कशन का पॉइंट है यहाँ पे करने का कि हम इस वाले मेथड में कर क्या रहे हैं, स्पर्म और ओवम के मिलने के चांस को ही खत्म कर दे रहे हैं। अब आप सोचो, प्रीवियस लेक्चर्स पे जाओ, मतलब जब मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो ओव्यूलेशन होता है, बताया था ना आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन अकर ऑन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। मैंने आपको 1 से लेके 28 डेज की एक साइकिल होती है, 28 to 29 डेज की, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसमें से 14th डे जो होता है उस दिन क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है, मतलब कि ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ये मैंने आपको सिखाया था।
अब जब मैं आपको इतनी बातें बता चुकी हूँ तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि जो फीमेल अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में 14th डे पर मोस्ट फर्टाइल होती है। किस दिन पे? 14th डे पर। तो इसीलिए ये मेथड्स बनाए गए। क्या है इन मेथड्स का बेसिक कंसेप्ट? जो वुमेन का फर्टाइल पीरियड है, फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है? जनरली फ्रॉम 10th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अप टू 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने क्या बोला? फर्टाइल पीरियड। तो देखो आप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्टाइल पीरियड। जब फीमेल मोस्ट फर्टाइल होती है तो वो कौन सा होता है? 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टाइम पे वुमेन होती है मोस्ट फर्टाइल। तो जो हमारे नेचुरली ट्रेडिशनल मेथड हो गए वो इसी पे बेस्ड हैं कि हम क्या करेंगे, ये जो फर्टाइल डेज हैं इन डेज पर कोइटस को अवॉइड करना, इन डेज पर कोइटस को अवॉइड करना, ये हो जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या हो जाता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। कि जो फर्टाइल पीरियड है उन दिनों में क्या करना है, जो कोइटस की प्रोसेस है उसको अवॉइड करना है, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड होता है कोइटस इंटरप्टस। अब कोइटस इंटरप्टस क्या होता है? कोइटस इंटरप्टस मीनिंग देखो क्या है कि प्रोसेस ऑफ कोइटस इज गोइंग ऑन। ठीक है, कोइटस की प्रोसेस अभी इन प्रोसेस है, चल रही है। अब क्या होगा? प्रेगनेंसी तब होगी जब ओवम को स्पर्म से कांटेक्ट होगा, या फिर इन शॉर्ट बोलूं कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी। अब क्या होता है कोइटस इंटरप्टस? कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोइटस जो पीनस होता है उसको फीमेल के जो विजाइना है, या फिर क्या बोलना चाहिए, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना है जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हो। मतलब कि इजैकुलेशन नहीं करना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोइटस इंटरप्टस। एंड लास्ट इज लैक्टेशनल अमेनोरिया। जब भी फीमेल जो होती है वो एक बेबी को बर्थ देती है, मतलब वो अपने लैक्टेशन पीरियड में रहती है। स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स होते हैं ना बेबी के बॉर्न होने से उसके 6 मंथ्स होने तक, जब वो इंटेंस लैक्टेटिंग पीरियड में होती है, बच्चे को फीड करा रही होती है, उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता भी है तब फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो दैट फॉल्स अंडर लैक्टेशनल अमेनोरिया। ठीक है, अब हम आगे एक एक करके इन तीनों मेथड्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द फर्टाइल पीरियड। तो मैंने आपको क्या बोला है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें डे 10 से लेके डे 17 तक कोइटस को अवॉइड करना है। कोइटस को अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि दैट इज द फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, और अगर उस टाइम में अगर ओवम से स्पर्म का इनकाउंटर हुआ तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्रोबेबिलिटी ही खत्म कर दी कि स्पर्म और ओवम मिले। क्या प्रिवेंट करके? कोइटस को प्रिवेंट करके। और ये मेथड क्या कहलाया? दिस मेथड इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात करते हैं, कोइटस इंटरप्टस। इंटरप्टस का मतलब ही है विड्रॉल। क्या मतलब है उसका? विड्रॉल, बाहर कर लेना, हटा लेना किसी चीज को, दैट इज द मीनिंग ऑफ विड्रॉल। तो क्या मतलब होता है कोइटस इंटरप्टस का? विड्रॉ पेनिस फ्रॉम द विजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। क्या करना है? जैसे ही प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन होने वाली रहे, मेल्स को, मेल पार्टनर को वो चीज़ का आइडिया होता है कि इजैकुलेशन किस स्टेज पर होगा, कोइटस की किस स्टेज पे इजैकुलेशन होगा, तो उसको अवॉइड करना है। जैसे ही उनको पता चले कि इजैकुलेशन की प्रोसेस होने वाली है, उनको पीनस को विड्रॉ कर लेना है, हटा लेना है फ्रॉम द विजाइना, जिससे क्या हो, इंसेमिनेशन की प्रोसेस ना हो। ठीक है, क्लियर हो क्या? तो दिस मेथड इज नोन एज कोइटस इंटरप्टस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, नेचुरल मेथड्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस, और थर्ड मेथड क्या होता है? लैक्टेशनल अमेनोरिया। तो देखते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या है? इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन। तो क्या होता है पार्चुरेशन? क्या होता है पार्चुरेशन? इज गिविंग बर्थ टू अ बेबी। पार्चुरेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो बेबी की बर्थ होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। अब होता क्या है, जब बेबी बॉर्न हो गया तो मदर किस फेज में होती है? इंटेंस लैक्टेशन के। और लैक्टेशन मतलब, लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स।
तो जो मदर की बॉडी होती है, उनकी जो मैमरी ग्लैंड होती हैं, वो बेबीज़ के बर्थ के बाद क्या करती हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। अब जब वो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं तो उस फेज को हम बोल देते हैं लैक्टेशन। उस टाइम पर फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। आगे आपको बात समझ में क्या क्या एब्सेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। तो अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो क्या कोई भी चांसेस बनेंगे कि फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी हो? ऑब्वियसली नॉट। तो इसीलिए फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेस लैक्टेशन एंड दिस मेथड हेल्प्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। और ये जो मेथड है इसीलिए एक टाइप का नेचुरल मेथड हो गया टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है, इसलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम उसको पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फुली फीडिंग अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन इतना प्रॉपर नहीं होता है, तो इसके लिए उनमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अब ये एक नेचुरल मेथड है तो इसके कुछ तो साइड इफेक्ट्स होंगे ना। तो साइड इफेक्ट्स क्या हो गए, दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो जो लैक्टेशनल अमेनोरिया है तो वह ऐसा नहीं होगा कि अब अभी नई न्यू मदर है तो अब वो 1-2 साल तक क्या है, वो 1-2 साल तक फर्टाइल ही नहीं है क्योंकि उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, ऐसा नहीं होता। दिस मेथड इज सीन इफेक्टिव अप टू ओनली 6 मंथ्स ऑफ द पार्चुरेशन। तो बस पार्चुरेशन के 6 महीने तक इस मेथड को इफेक्टिव पाया गया है, उसके बाद इसके इफेक्टिव होने के इतने कुछ चांसेस नहीं होते। एंड बट चांस ऑफ फेलियर आर हाई। तो देयर आर फेलियर ऑफ, मतलब चांसेस होते हैं कि फेल होने के तरीके ज़्यादा है। तो हम यहाँ से ये सीखे कि जो नेचुरल मेथड्स हैं उसमें कोई डिवाइस या कुछ अलग सा बॉडी में यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं हैं। आपने क्या सीखा, पहली चीज़ उसके अगर एडवांटेजेस आपको काउंट कराऊं मैं, तो एडवांटेजेस में आप ये बोलोगे कि नो हार्मफुल इफेक्ट्स बिकॉज नथिंग एक्स्ट्रा इज बीन एडेड टू द बॉडी, और कुछ भी ऐसा बॉडी में कुछ इंसर्ट हो रहा है या कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है, तो कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेजेस में क्या लिखोगे आप, डिसएडवांटेजेस में आप ये मेंशन करोगे कि चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई। ये जो मेथड्स हैं दे आर कंप्लीटली थ्योरेटिकल, इनके सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा कम है। सक्सेस होंगे भी या नहीं होंगे इसकी आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट है, सारे तीनों ही नेचुरल मेथड्स में आपको लर्न रखना है कि चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, इनके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो फेल नहीं होना चाहिए बिकॉज पीपल आर यूजिंग देम टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और अगर वो फेल हो गए तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, इट विल रिजल्ट इनटू प्रेगनेंसी जो नहीं चाहिए थी, दैट विल बी अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो समझ गए आप सारा कंसेप्ट। अभी हमने फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पढ़ के खत्म किया, जो कौन सा था, जो था हमारा ट्रेडिशनल और या फिर नेचुरल मेथड्स, ठीक है। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने देख लिए। अब जो सेकेंड अब हम डिवाइसेस पढ़ेंगे वो होंगे बैरियर्स। क्या होंगे वो, बैरियर्स। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं बैरियर्स, क्या होता है बैरियर्स का प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जो बैरियर्स का प्रिंसिपल होता है वो होता है दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन हो गया, फिजिकल मीटिंग। और नेचुरल और ट्रेडिशनल में क्या था, चांसेस ऑफ मीटिंग। मतलब हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही ख़त्म कर दे रहे थे, हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने दे रहे थे कि गलती से भी ओवम और स्पर्म मिले। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैरियर वाले मेथड में, बैरियर वाले मेथड में हमने क्या करा, हमने उनका फिजिकल मिलना, फिजिकली उन दोनों का मिलना, किन दोनों का, स्पर्म का और ओवम का, हमने उनका फिजिकली मिलना रोक दिया। अब कैसे रोकोगे, दो लोगों को मिलने से रोकना है तो एक को चाइना भेज दो और एक को इंडिया में रख लो, और इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, एक बॉर्डर है, एक बैरियर है। तो अब जब तक वो बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, तो नहीं मिल पा रहे बिकॉज यू क्रिएटेड अ बैरियर, ठीक है। तो बस वही बात हो गई यहाँ पे भी, यहाँ पे कोशिश ज़रूर होगी स्पर्म और ओवम के मिलने की, लेकिन वो नहीं मिल पाएंगे, फिजिकली उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी क्रिएटेड अ बैरियर। ओके, समझ में आ गई। तो इट इज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन स्पर्म एंड ओवम विच अवॉइड्स देयर मीटिंग, जो उनको मिलने नहीं देता है, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल समझ गए बैरियर्स का। अब हम देखते हैं बैरियर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बैरियर्स में जो मोस्ट कॉमन है दे आर कॉन्डोम्स, दे आर कॉन्डोम्स। सेकेंड इज डायफ्राम्स, थर्ड इज सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। तो ये जो 3 या 4 नाम आपके सामने मेंशन है,
दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट्स, जो आपके लिए अवेलेबल है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, कॉन्डम्स आ जाता है, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि क्या होती हैं ये चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्डम्स की। तो कॉन्डम्स बने किस चीज़ के रहते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दे आर मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स शीथ, या तो रबर शीथ के होते हैं वो, और या फिर लेटेक्स के। लेटेक्स एक मटेरियल होता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मटेरियल है वो, उसका होता है। तो मेड अप ऑफ रबर या फिर लेटेक्स शीथ, ये उसका मटेरियल है जिसके वो बने हुए हैं। कॉन्डम्स फॉर मेल कवर द पीनस। अब जो कॉन्डम्स है ना, आपको ध्यान रखना है कि दे आर अवेलेबल फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल्स। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कॉन्डम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए अवेलेबल है। कॉन्डम्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। अब मेल में जो कॉन्डम होते हैं वो किस चीज़ को कवर करते हैं, तो मेल में जो कॉन्डम होते हैं दे कवर द पीनस, दे कवर द पीनस। एंड फीमेल में जो कॉन्डम होते हैं वो किसको कवर करते हैं, दे कवर द वेजाइना एंड द सर्विक्स, दे कवर द वेजाइना एंड द सर्विक्स। अब आप खुद सोचो, जब पीनस को कवर कर लिया है कॉन्डम ने तो क्या होगा, जब इजैकुलेशन होगा, मेल की बॉडी से सेमेन रिलीज होगा, तो क्या वो ओवम के कांटेक्ट में आएगा कि वो इस कॉन्डम के कांटेक्ट में आएगा? ऑब्वियस सी बात है वो इस कॉन्डम के कांटेक्ट में आएगा और वो ओवम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो जब ओवम के कांटेक्ट में नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वेरी इजी, ठीक है, इजी स्टोरी। और अगर हम यहाँ बात करें फीमेल वाले कॉन्डम्स की तो उसका क्या सीन है, देखो उसका ये सीन है, अगर वेजाइना और सर्विक्स वाला पार्ट कवर है तो फिर सेम बात, क्या सेम बात कि अगर मेल पार्टनर ने इजैकुलेशन करा भी तो क्या वो सेमेन जो है वो ओवम तक रीच कर पाएगा, पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो अगेन फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर। तो होप सो आपको कॉन्डम्स के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। और कुछ देखते हैं हम इसके बारे में। कॉन्डम्स आर यूज जस्ट बिफोर कॉइटस, बिफोर कॉइटस, ठीक है ना, दे आर यूज बिफोर कॉइटस, नॉट आफ्टर दैट। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सेमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि वो किस तरीके से कॉन्डम करते क्या है, सेमेन की एंट्री को ही रोक देते हैं, कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। मतलब वो ये चाहते ही नहीं है कि जो सेमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करे, तो उसकी एंट्री को वहीं के वहीं रोक देते हैं, ठीक है। बाकी आपको निरोध लर्न रखना है। निरोध इज अ पॉपुलर कॉन्डम फॉर मेल्स। तो निरोध जो है इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, जो गवर्नमेंट है उसके साइड से ये बनाए जाते हैं ताकि सारी रूरल पॉपुलेशन तक भी कॉन्डम्स पहुँचे, है ना, उनके लिए भी ईजी हो इनको परचेज करना। तो ये गवर्नमेंट के साइड से जो ब्रांड है दैट इज निरोध एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर मेल्स, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पे कॉन्डम्स के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब रिमेनिंग और जो हमारे पास बैरियर्स बचे हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले कॉन्डम्स, वाई कॉन्डम्स आर वेरी पॉपुलर, वाई, मैंने आपको बोला ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉन्डम्स हैं। तो क्वेश्चन नहीं आया था कि मैम वाई दे आर सो पॉपुलर, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? तो चलिए देखते हैं। इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम STDs एंड एड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जिस एज ग्रुप में आप हो, सेक्स एंड ऑल साउंड्स वेरी कूल टू यू, लेकिन आपको साइड इफेक्ट्स नहीं पता कि साइड इफेक्ट्स STDs क्या ना कर। अब STDs क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्या हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो बहुत ही कॉमन है, HIV एड्स। अब उनको प्रिवेंट करने के लिए सेफ सेक्स इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड, सेफ सेक्स, सेफ एंड प्रोटेक्टेड सेक्स। तो कहीं ना कहीं जो ये कॉन्डम्स हैं दे आर प्रिवेंटिंग STDs, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर का फ्लूइड जो है वो दूसरे पार्टनर की बॉडी में जाने ही नहीं दे रहे हैं, वो रोक दे रहे हैं, बिकॉज दे आर बैरियर्स। तो इस कारण से दोनों बॉडीज़ का जो फ्लूइड है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, और जिसके कारण STDs नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम STDs। दूसरी बात करते हैं, दूसरा रीज़न, इट इज़ डिस्पोजेबल है, ठीक है ना, ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र उसको खुद ही यूज़ कर सकता है, उसके लिए उसे कोई मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो उसको खुद ही वेयर कर सकता है एंड खुद ही ईजिली डिस्पोज भी कर सकता है, ठीक है। तो इट इज़ कहीं ना कहीं हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, यूज़र फ्रेंडली, रिवर्सिबल, शुड बी डिस्पोजेबल, ईजिली अवेलेबल। तो बस वही सारी बातें ये फॉलो कर रहा है। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, बताया मैंने, सेल्फ इंसर्टेड है, ईजिली यूजेबल है एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर। अब जब सेल्फ इंसर्टेड है, किसी मेडिकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके इंसर्शन में, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इट गिव्स प्राइवेसी।
प्राइवेसी देता है यूजर को कि वो खुद ही यूज करके खुद ही डिस्कार्ड कर सकता है, डिड नॉट नीड एनीबडी एल्स फॉर डूइंग सो। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि वाई कॉन्डोम्स आर वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है बिना भूले हुए। अब हम बात कर लेते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, कि ये क्या होता है। तो ये भी सेम वही बैरियर्स ही हैं, मेड ऑफ रबर एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। बट अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि है तो बैरियर्स, क्या क्या, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, ये है बैरियर्स, लेकिन दीज आर द बैरियर्स फॉर फीमेल। किसके लिए हैं ये बैरियर्स? फीमेल्स के लिए हैं। तो आपने देखा इन्हें कहाँ पुट करते हैं हम लोग, दे आर इंसर्टेड इनटू द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें इन तीनों को या इनमें से जो भी इसको यूज़ करना है यूजर को, उसको पुट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण स्पर्म की एंट्री नहीं होती इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो क्या बोल सकती हूँ मैं, ये तीनों स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, वो एंट्री को, स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं सर्विक्स में। दे आर रीयूजेबल, इनको ईजिली रीयूज कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है, अब आप इसको ऐसे ही पढ़ के इग्नोर कर देंगे, बट ये जो लाइन है, इस लाइन से क्वेश्चन आ चुका है नीट में। तो एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पर्पस, है ना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे आर रीयूजेबल, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजेबल, बट दीज डायफ्राम्स एंड ऑल दीज आर रीयूजेबल। Spermicidal creams, jellies and foams are used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. अब क्या होता है, ये जो हमारे बैरियर्स होते हैं, इनके साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज या फिर फोम्स, इनके साथ में यूज़ किया जाता है। दीज आर जस्ट टाइप ऑफ जेलीज और क्रीम्स, यू नो, सिंपली जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जेलीज, फोम्स या क्रीम्स इन वाले बैरियर्स के साथ, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्स, इनके साथ में यूज़ करी जाती है, जिससे क्या होता है, जो उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एबिलिटी है इनकी, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स, इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनके साथ में क्या यूज़ किया जाता है, इनके साथ में यूज़ किया जाता है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स। इज दैट क्लियर? इजी स्टोरी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम तीसरा डिवाइस देखेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसका नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ लिए और हमने बैरियर्स पढ़ लिए। अब हम थर्ड आते हैं, जिसका नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUDs. These are inserted by doctors or nurses in the uterus through vagina. तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, कहाँ पुट करा जाता है आईयूडीज को, आईयूडीज आर पुट इन यूटरस, और किसके थ्रू, थ्रू वेजाइना। और क्या यूजर खुद इसको पुट कर सकता है? नो, इट नीड मेडिकल एक्सपर्टीज। क्या चाहिए होता है? मेडिकल एक्सपर्टीज। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्सेस के ही थ्रू इसको पुट किया जा सकता है, यूजर इसको खुद से पुट नहीं कर सकता। दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। अब क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्या हो गया, तो प्रिंसिपल आईयूडीज का ये हो गया कि दे फैगोसाइटोसिस द स्पर्म। अब फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, फैगोसाइटोसिस वर्ड का मतलब होता है टू इनगल्फ। क्या मतलब है, टू इनगल्फ, खा जाना, किसी भी चीज को खा जाना, टू इनगल्फ। तो होता क्या है, आईयूडीज जस्ट ईट आउट या इनगल्फ द स्पर्म, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, IUDs are ideal method to delay pregnancy or space children. अब देखो ये बात समझो, सपोज एक वुमेन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज 22 year old and she is just given birth to a baby boy. अभी अभी उसका बेटा हुआ है, ठीक है, अब उसका बेटा हुआ और अभी उसका बेटा जस्ट है 1.5 years का। कितना है? 1.5 years का। तो फीम जो है, जो वुमेन है 22 year old, वो और उसका जो पार्टनर है, उसका जो हस्बैंड है, वो ये सोच रहे हैं, वो ये प्लान कर रहे हैं कि अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है और अभी हम दूसरा बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि अभी हम दूसरा बच्चा पाल पाएँ, और प्लस अभी हमारा एक बच्चा जो है वो भी छोटा है, तो हमको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो क्या स्टोरी सुनाई मैंने आपको, एक कपल है, उनका बच्चा अभी काफ़ी छोटा है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो दूसरा बेबी प्लान कर सकें।
तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो प्लान कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी डिले हो जाए। अब प्रेगनेंसी डिले हो जाए इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट चाहिए, उन्हें कुछ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट चाहिए। लेकिन कैसा चाहिए कि वो अभी नहीं करना ना उनको बेबी जब उनका बेबी बड़ा हो जाएगा 3 से 4 साल का हो जाएगा तब वो प्लान करेंगे फॉर द सेकंड बेबी। तो मतलब सम वॉट उन्हें 2 साल के लिए कुछ एक टेम्पररी अरेंजमेंट चाहिए कि उनको प्रेगनेंसी ना हो। तो दीज IUDs आर यूज फॉर दैट, फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। बच्चों के बीच में एक स्पेसिफिक गैप करने के लिए या फिर प्रेगनेंसीज को डिले करने के लिए कि अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उनके लिए अगर कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं तो इंडिया में तो सबसे कॉमनली यूज़ करे जाते हैं IUD। क्या यूज़ करे जाते हैं? IUD। IUDs आर वेरी कॉमन इन आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वुमेन जो हैं वो प्रिफर करती हैं IUDs को यूज़ करना, और सिर्फ एक रीज़न, टू स्पेस चिल्ड्रन। किसके लिए? कि अपने बच्चों में वो 3 से 4 साल का अंतर रख सकें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी IUDs हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ IUDs दैट आर अवेलेबल टू अस। सबसे पहली होती हैं नॉन मेडिकेटेड IUDs। कौन सी होती हैं? नॉन मेडिकेटेड IUDs। सेकंड होते हैं कॉपर रिलीजिंग IUDs। सेकंड कौन सी होती है? कॉपर रिलीजिंग IUDs। और थर्ड जो होती है वो होती हैं हार्मोन रिलीजिंग IUDs। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ IUDs दैट आर अवेलेबल। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड IUDs, सेकेंड होती हैं कॉपर रिलीजिंग IUDs, और थर्ड कौन सी होती हैं? थर्ड होती हैं हार्मोन रिलीजिंग IUDs। तो चलिए बिना देरी करे एक एक करके इन IUDs को देखते हैं और देखते हैं तीनों का क्या क्या कंसेप्ट होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड IUDs की। तो देखते हैं क्या होता है। They retard sperm motility, also have spermicidal effect, example lips loop। तो जो नॉन मेडिकेटेड IUDs हो गई, IUDs आपको क्लियर है क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब जो इसमें नॉन मेडिकेटेड टाइप की होती हैं वो क्या करती हैं? नॉन मेडिकेटेड टाइप ऑफ IUD स्पर्म की मोटिलिटी को रिटार्ड कर देती हैं। मतलब कि जब स्पर्म एंटर हुआ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, आपको पता है उसकी टेल होती है और उसमें मिडिल पीस होता है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसके कारण वो विगरस मोटिलिटी शो करता है, बहुत तेजी से मूवमेंट करता है और कहाँ जाता है? टूवर्ड्स यूट्रस एंड देन टूवर्ड्स कहाँ एम्प्यूला तक जाने की कोशिश रहेगी उसकी। अगर यूट्रस में नॉन मेडिकेटेड IUD मिल गई तो क्या करेगी वो नॉन मेडिकेटेड IUD? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगी। जितनी तेजी से स्पर्म ऐसे दौड़ लगाते हुए जा रहा होगा बहुत तेजी से, वो स्पर्म के बीच में आगे यूं करके खड़ी हो जाएगी, बोलेगी रुक जाओ, नहीं जाओगे आगे, तो वो स्पर्म को रोक देगी। IUD विल गोना स्टॉप, या फिर स्टॉप तो नहीं बोलना चाहिए, उसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देगी। वो भाग भाग के जा रहा होगा बहुत ज़ोर से, तो IUD उससे आके ऐसे साइड में धीरे धीरे उससे बात करने लगेगी, तो जिसके कारण स्पर्म जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। अब जब स्पर्म स्लो डाउन होगा तो इससे क्या होगा? वहाँ पर जो ओवम है वो बैठ के एम्प्यूला में वेट नहीं करेगा स्पर्म का, वो एम्प्यूला वाले रीजन से आगे निकल जाएगा। और जब वो एम्प्यूला वाले रीजन से आगे निकल गया तो फिर क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? नो, फिर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। आगे आपको बात समझ में? तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया। ऑल्सो क्या है इफेक्ट? स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। तो स्पर्मिसाइडल इफेक्ट क्या होता है? स्पर्मिसाइडल इफेक्ट मतलब स्पर्म्स को मार देना। तो स्पर्म्स को मारने की भी टेंडेंसी होती है नॉन मेडिकेटेड IUDs की। तो आपको यहाँ से क्या लर्न हुआ? फर्स्ट होती है नॉन मेडिकेटेड IUDs, उसके 2 काम होते हैं। पहला तो वो स्पर्म की मोटिलिटी को रिटार्ड कर देती हैं, और दूसरा वो क्या कर देते हैं? स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, मतलब स्पर्म्स को मार देते हैं। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल आपको याद रखना है लिप्स लूप। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिप्स लूप इज विच टाइप ऑफ IUD? तो आपको आंसर करना होगा नॉन मेडिकेटेड IUD। तो नॉन मेडिकेटेड IUD का एग्जाम्पल क्या हो गया? लिप्स लूप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट IUD देखते हैं जो हमारी होती है कॉपर रिलीजिंग IUD। कौन सी होती है? कॉपर रिलीजिंग IUD। तो क्या होता है? कॉपर आयन सप्रेसेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कॉपर रिलीजिंग IUD है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कॉपर आयंस होने वाले हैं। जो कॉपर आयंस होते हैं, कॉपर आयंस यही होता है कॉपर आयंस। जो कॉपर आयंस होते हैं ये क्या करते हैं? ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, वही जो नॉन मेडिकेटेड वाली करी थी। और दूसरी चीज़ जो ये करते हैं, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी ये कम कर देते हैं। मतलब स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन करने के केपेबल ही नहीं रहेगा।
या तो हो सकता है उसकी कुछ डैमेज हो जाए, या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो तो कर ही रहे हैं, साथ में और कुछ डैमेज कर दें, तो ये सब काम कर देते हैं कॉपर आयंस। और जब ये सब हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के। पहला होता है कॉपर टी। ठीक है, सुना होगा आपने, टेलीविजन में भी देखा होगा कॉपर टी। पहला कौन सा होता है, कॉपर टी। दूसरा कौन सा होता है, कॉपर 7। और तीसरा होता है मल्टी लोड 375। कौन सा होता है, मल्टी लोड 375। तो आपको ध्यान रखना है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। ठीक है, गुड। चलो अब थर्ड टाइप की आईयूडी कौन सी रह गई। थर्ड टाइप की जो आईयूडी रहती है वो होती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। कौन सी होती है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अब देखो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कर रही होगी, रिलीज ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स को रिलीज कर रही होगी। अब जो हार्मोन रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, हार्मोन जाते हैं और काम करते हैं किसमें, यूट्रस में। ठीक है, हार्मोन रिलीज करवाए इस वाली आईयूडी ने, और उन हार्मोन्स ने क्या करा, उन हार्मोन्स ने काम करा जाके यूट्रस में, उन्होंने यूट्रस को ही अनसूटेबल कर दिया। अब आप लोग किस चीज़ के लिए अनसूटेबल कर दिया मैम, तो उन्होंने यूट्रस को ही अनसूटेबल बना दिया फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब उन्होंने वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाकर कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होएगा ही नहीं। और जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन होएगा ही नहीं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। आ गई सारी बात समझ, इजी स्टोरी, वेरी इजी स्टोरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं वो हार्मोन रिलीज करेंगी। हार्मोन जो होगा वो जाके यूट्रस पर काम करेगा, यूट्रस को बना देगा अनसूटेबल, मतलब यूट्रस में अब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होगी, और जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। दूसरी चीज साथ ही साथ में जो वो करती हैं, कौन, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, दे मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। सर्विक्स जो होती है ना, जहाँ से स्पर्म जो होते हैं वो एंट्री करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये सर्विक्स को ही हॉस्टाइल बना देती हैं। मतलब सर्विक्स में ही स्पर्म घुसते से ही उनकी डेथ होने लगे। ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं कि स्पर्म सर्विक्स में ही सर्वाइव ना कर पाए। अब जब वो बेचारे सर्विक्स में ही मर गए तो आगे कोई जाने के चांसेस बचे, नो, जीरो चांसेस। तो ये काम किसने करा है, ये काम कराया हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम इस चैप्टर से क्या आने वाला है स्कूल बोर्ड्स में, तो मैं आपको बोलूँगी आईयूडी से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इन 3 मार्क्स, कि व्हाट इज IUD, व्हाट आर IUDs एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ IUDs विच आर अवेलेबल टू अस। ठीक है, तो आपको ये तीनों एक्सप्लेन करने होंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहूँगी मैं कि IUDs जो होती हैं दे आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। इंडिया में फीमेल्स चिल्ड्रन के बीच में स्पेस करने के लिए सबसे कॉमन डिवाइस जो यूज़ करती हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो सबसे कॉमन यूज़ करा जाता है वो होता है IUD। ठीक है, बस उसके एडवांटेजेस में आपको क्या लिखना है कि इफेक्टिव होते हैं, है ना, तो इफेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, उसके फेलियर के चांसेस बहुत ही कम हैं, लीस्ट चांसेस हैं कि वो फेल हो। डिसएडवांटेजेस में आपको ये लिखना है, क्या लिखना है कि पहली चीज़ तो सेल्फ इंसर्टेड नहीं है, यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र फ्रेंडली है बट सेल्फ इंसर्टेड नहीं है। उसके इंसर्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेडिकल एक्सपर्टीज चाहिए, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के थ्रू ही हम उसको पुट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, एक कुछ एक्सटर्नल एजेंट बॉडी में पुट करा जाएगा जिसके कारण चांसेस है इचिंग, ठीक है, इचिंग एंड क्या हो सकता है, इरैशनल ब्लीडिंग, तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देयर आर एडवांटेजेस, देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो IUDs आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट आर अवेलेबल टू अस। तो अब आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से ओरल मतलब आप उसको लेंगे थ्रू योर माउथ, आप उसको अपने माउथ के थ्रू कंज्यूम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। तो देयर आर टैबलेट्स अवेलेबल इन मार्केट। आप बोलोगे ठीक है मैम, हमें ये तो समझ में आ गया, टैबलेट होती हैं जिन्हें खाना होता है मुंह के थ्रू और वो मार्केट में अवेलेबल हैं और वो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं पिल्स। बट वो क्या रहता है, कंपोजिशन क्या है उन टैबलेट्स के अंदर, तो उन टैबलेट्स के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है प्रोजेस्टेरोन की, या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन हो सकता है या तो कॉम्बिनेशन ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा और या तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आगे बात समझ में। और ये जो टैबलेट्स होती हैं इन्हें मोस्ट कॉमनली बोला जाता है पिल्स। क्या बोला जाता है इन्हें मोस्ट कॉमनली? इन्हें बोला जाता है पिल्स। ओके, तो आपको क्लियर हुआ। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है पिल, और उसका क्या कॉम्पोजिशन होता है? दे आर प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ओके, चलो आगे देखते हैं। Pills are taken daily for 21 days, starting within the first 5 days of the menstrual cycle. अब इनका क्या कंसेप्ट होता है? देखो कैसे किस तरीके से खानी है पिल्स ये जो रहती हैं। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तो 5 दिन के अंदर अंदर ये पिल्स खानी शुरू करनी होती है। फिर आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जिसमें एक्चुअल ब्लीडिंग फेज होता है। उस फेज में ये जो पिल्स होती हैं ये नहीं खानी होती, उस फेज में नहीं खाना होता, और फिर उसके बाद में फिर से कंटिन्यू करना होता है। ओके, तो आपने क्या देखा, क्या तरीका होता है पिल्स को लेने का? दे आर स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट 5 डेज में स्टार्ट करना होता है। देन जो 7 डेज होते हैं बीच में, जो एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उसमें नहीं लेना होता। एंड देन फिर वापस से रिपीट करना होता है। कब तक रिपीट करना होता है? तब जब तक फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन, जब तक फीमेल को कंसेप्शन नहीं चाहिए, मतलब कि उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब तक फीमेल कंटिन्यूसली ये टैबलेट्स खा सकती है। तो क्या है ये टैबलेट्स, क्या है ये पिल्स जिन्हें कॉमनली पिल्स बोला जाता है? दे आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और अलोन प्रोजेस्टेरॉन। या तो अकेले प्रोजेस्टेरॉन होगा और या तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन साथ में कॉम्बिनेशन में रह सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पिल्स। क्या बोलते हैं इनको? हम लोग पिल्स बोलते हैं। और ये किस तरीके से लेनी है? दे आर टेकन फॉर 21 डेज। पहले 5 डेज से लेना स्टार्ट करना है, फिर मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है उसमें नहीं लेना है, और देन कंटिन्यू जब तक नहीं हो रहे, जब तक आपको एक फीमेल को कंसेप्शन नहीं चाहिए। तो ये सारा कंसेप्ट हो गया किसका? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। They inhibit ovulation and implantation and thicken cervical mucus to prevent entry of sperm. तो this is the principle of क्या? oral contraceptives। क्या प्रिंसिपल होता है जिसपे oral contraceptives काम करती हैं? अब आप देखो, हाई प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हो, हाई प्रोजेस्टेरॉन अगर फीमेल कंज्यूम कर रही है डेली, तो इससे क्या होगा? जिसके कारण ओव्यूलेशन ही नहीं होता। ये जो पिल्स होती हैं ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ही नहीं होने दे रही, और ओव्यूलेशन नहीं होने दे रही, और साथ साथ में अगर ओव्यूलेशन हुआ भी तो ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को नहीं होने दे रही है। इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो इतना ज़्यादा थिक हो चुका है कि वो स्पर्म की एंट्री को ही नहीं होने दे रहा। स्पर्म जो है वो एंटर ही नहीं कर पा रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जो सर्विक्स है उसका म्यूकस है उसको वही रोक दे रहा है। तो जब वही चीज़ नहीं हो रही, स्पर्म ही अंदर नहीं आ पा रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, तो आप खुद सोचिए क्या फर्टिलाइजेशन या क्या इम्प्लांटेशन होगा? कभी भी नहीं होगा। तो बस इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल जिस पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या पिल्स काम करती हैं। क्या होता है वो? पहला कि वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, दूसरा वो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं, और तीसरा सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसको थिक कर देती हैं, जिसके कारण स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाते। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये उसका एडवांटेज हो गया पिल्स का, कि जो पिल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, ठीक है, सेल्फ इंसर्टेड हैं, आप इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, साथ ही साथ में साइड इफेक्ट्स भी उसके नहीं हैं। तो ये तो था एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस में क्या बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेंगी, बिकॉज आप डेली कोई भी हार्मोन कंज्यूम करेंगे इट विल कॉज लीस्ट या मिनिमल अमाउंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। तो ये उसका पिल्स का डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब सहेली आपको याद रखना है कि इट इज़ अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल। तो जो सहेली जो है इट इज़ अ ब्रांड ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, सहेली जो है वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की ब्रांड है जो कि अवेलेबल है फीमेल्स के लिए। कहाँ पे डेवलप हुई थी? CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। मतलब इंडिया में डेवलप हुई है। ये जो पिल है इसको इंडियंस ने ही डेवलप किया है, जिसका नाम सहेली है। इट कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन जो कि क्या करती है? जो कॉन्ट्रासेप्शन को अवॉइड करती है। इट्स वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो इसकी क्या खासियत है सहेली की? जो सहेली पिल है उसकी खासियत ये है इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार लेना है।
इट्स अ वंस अ वीक पिल, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है और ये वही काम करेगी जो और रिमेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स करते हैं। तो ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? ऑब्वियसली हो गया। आ गई आपको बात समझ में? तो बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि इट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल। कहाँ डेवलप हुई है? CDRI लखनऊ में डेवलप हुई है। नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है इसमें। और लास्ट बात, इट्स अ वंस अ वीक पिल एंड इट इज़ हाईली इफेक्टिव। ठीक है, ओके। अगला अब हम डिस्कस करेंगे वो है फिफ्थ, इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं? तो इंजेक्टेबल्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर स्किन। सेम जो किसका प्रिंसिपल है? पिल्स का, वही प्रिंसिपल पे काम करते हैं इंजेक्टेबल्स। आपको नेम समझ में आ रहा है? इंजेक्टेबल्स, कुछ चीज़ इंजेक्ट होगी मतलब इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, लेकिन क्या होगा वो चीज़? वो वही प्रोजेस्टेरॉन होगा अकेले या फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा। तो कुछ नहीं, क्या होते हैं इंजेक्टेबल्स? ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है जिनको इंजेक्शन के थ्रू फीमेल अपनी बॉडी में लेती है। पहली चीज़ या तो इंजेक्शन के थ्रू ले सकती है और दूसरी चीज़ या तो इम्प्लांट्स अंडर स्किन, स्किन के नीचे इम्प्लांट्स के फॉर्म में। इम्प्लांट्स ये जो होते हैं छोटे छोटे इम्प्लांट्स होते हैं, इसको सिंपली स्किन के नीचे पुट कर सकते हैं। इस तरीके से फीमेल इनको यूज़ कर सकती है। और इनका प्रिंसिपल क्या है? सेम जो किसका था? पिल्स का था। क्या? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगी, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे और साथ ही साथ में जो म्यूकस है, सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको इतना थिक कर देंगे कि स्पर्म एंटर ही ना हो पाए। ठीक है, their mode of action is like that of pills and their effective periods are much longer। तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि इनका जो मोड ऑफ एक्शन है बिल्कुल सेम है पिल्स की तरह, और लेकिन इनका जो एक एडवांटेज है, एक प्लस पॉइंट है, वो क्या है कि देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, इनका जो इफेक्टिवनेस का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट इंजेक्टेबल्स। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं progesterone estrogen combinations and IUDs are used as emergency contraceptives within 72 hours of coitus. It avoids pregnancy due to rape or casual intercourse। अब देखो, कभी कभी कुछ इमरजेंसी कंडीशन होती हैं, आफ्टर क्वाइटस हमें रिक्वायर्ड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि रेप की कंडीशन हो गई, अनवांटेड प्रेगनेंसी की कंडीशन हो गई। उसमें क्या होता है? क्वाइटस वाली जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुकी है, अब हमको कोई सा कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए। तो आपने जो अभी पढ़े इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स, पिल्स और तीसरी बात आईयूडीज, तो हमें याद रखना है इंजेक्टेबल्स, पिल्स और आईयूडीज ये तीन ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं जिसको हम क्वाइटस के 72 आवर्स के बाद तक भी यूज़ कर सकते हैं। कि क्वाइटस की प्रोसेस हो चुकी है, अब उसके बाद 72 आवर्स के अंदर अगर हम इनमें से कुछ यूज़ कर लेते हैं तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, दे आर इफेक्टिव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्वाइटस। जैसे कॉन्डोम्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम इनको क्वाइटस के पहले यूज करते हैं, बिफोर क्वाइटस, बट दीज थ्री कैन बी यूज आफ्टर क्वाइटस। बट कितने बाद में, कितने दिन तक बाद में? अप टू 72 आवर्स और 3 डेज। ठीक है, तो अप टू 3 डेज या 72 आवर्स इनको इफेक्टिव पाया गया है। किस किस को? सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ इंजेक्टेबल्स को, इंजेक्टेबल्स। दूसरे कौन से हो गए? दूसरे हमारी हो गई पिल्स, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया हमारा आईयूडीज। तीसरे हो गए हमारी आईयूडीज। तो ये तीनों आफ्टर क्वाइटस भी ले सकते हैं, और ये कब जनरली ऐसे किया जाता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है, और अनवांटेड प्रेगनेंसीज और रेप केसेस में जनरली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर्जिकल मेथड, और ये लास्ट मेथड्स होते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव के। हमने देखे थे देयर आर 6 टाइप ऑफ मेथड्स, तो ये 6th मेथड है जिन्हें हम लोग बोलते थे सर्जिकल मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन, इट हेल्प टू ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। अब प्रिंसिपल क्या होता है सर्जिकल मेथड का? देखो प्रिंसिपल क्या है, ये जो है ना गैमेट की ही एंट्री को रोक दे रहे हैं। मतलब कि मेल की बॉडी से मेल गैमेट बाहर नहीं आएगा, दैट इज स्पर्म। फीमेल की बॉडी से फीमेल गैमेट बाहर नहीं आएगा, दैट इज ओवम। ये होता है प्रिंसिपल सर्जिकल मेथड्स का। तो आपने पढ़ा इट हेल्प टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। अब जब बहुत श्योर बात हो गई, जब गैमेट ही नहीं आएंगे तो क्या कंसेप्शन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये सर्जिकल मेथड्स, बहुत ज़्यादा,
लेकिन इन केस रिवर्स कराना हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई कपल है, उनका भी एक बेबी हो गया और अब उन्होंने अचानक से ऐसा डिसाइड करा कि अब हमें और बेबीज नहीं चाहिए, हम एक ही बच्चे में बहुत खुश हैं, तो और उन्होंने करवा लिया सर्जिकल मेथड, वेसिक्टोमी या ट्यूबिक्टोमी, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन इन फ्यूचर क्या हुआ कि कुछ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ और जो उनका एक बच्चा था उसकी डेथ हो गई। अब उस बच्चे की अगर डेथ हो गई तो अब दे वांट मोर चिल्ड्रन, लेकिन उन्होंने तो सर्जिकल मेथड करवा लिया था, वेसिक्टोमी या ट्यूबिक्टोमी। तो अब उन्होंने फिर डॉक्टर के पास गए कि हमको ये वापस से रिवर्स करना है, हमको वापस से ऐसा चाहिए कि हमारे गैमेट्स ट्रांसपोर्ट हो, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो। तो सर्जिकल मेथड को रिवर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एक बार जो कट्स लग गए, इंसिजन्स लग गए, उसके बाद में उसको रिवर्ट करना इज़ वेरी पुअर। तो आपको ध्यान रखना है सर्जिकल मेथड्स की रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज़ पुअर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड्स की। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्जिकल मेथड्स, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी। अब आप बोलोगे क्या डिफरेंस है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी में? तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। वैसेक्टोमी स्टरलाइज्ड प्रोसीजर इन मेल, तो मेल्स में जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज वैसेक्टोमी। मेल्स में क्या बोलते हैं उसको? वैसेक्टोमी। और करते क्या है वैसेक्टोमी में? तो देखो, in this small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum। करते क्या है? जो स्क्रोटम होता है, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है ना, तो बस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा था स्क्रोटम होता है वो पार्ट जिसमें पीनस लाई करती है, सॉरी जिसमें टेस्टिस लाई करते हैं। तो स्क्रोटम में एक हल्का सा छोटा सा इंसिजन लगता है, कट लगता है, और इससे क्या करते हैं? उससे स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड, वहाँ से वास डिफरेंस के छोटे से पार्ट को रिमूव कर देते हैं और वहीं पे एक नॉट लगा देते हैं, इंसिजन लगा देते हैं, मतलब टाई कर देते हैं। अब जब वास डिफरेंस को टाई कर दिया तो क्या होगा? टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे हैं वो कहाँ तक? यूरेथ्रा तक आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। और फिर जब यूरेथ्रा तक नहीं आएंगे तो इजैकुलेशन होगा ही नहीं, वो किसी डक्ट में आए नहीं तो उनका इजैकुलेशन होगा नहीं। तो दिस इज द वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन मेल। और करते क्या है? उसमें स्क्रोटम में एक छोटा सा इंसिजन लगता है और उससे वास डिफरेंस के छोटे से पार्ट को रिमूव करके वहाँ पे टाई कर देते हैं। ये वाला डायग्राम देख लो, है ना, वास डिफरेंस है, कट किया और कट करने के बाद वहाँ पे टाई कर दिया, ये हो गया वैसेक्टोमी। आगे देखते हैं ट्यूबिक्टोमी। तो क्या होता है ट्यूबिक्टोमी? स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में अगर ये सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो इट इज नोन एज ट्यूबिक्टोमी। इसी वैसेक्टोमी फॉर मेल्स एंड ट्यूबिक्टोमी इज फॉर फीमेल्स। अब ट्यूबिक्टोमी में क्या करते हैं? इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। अब इसमें करते क्या है? या तो हमारे पेट वाले पार्ट में या तो वेजाइना वाले पार्ट में एक छोटा सा कट लगाते हैं और वहाँ से उस कट के थ्रू जो हमारे ओविडक्ट्स होते हैं उसको कट कर देते हैं और सिंपली वहाँ पे टाई कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे किसको कट करा जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट्स को। और इंसिजन कहाँ लग रहा है? आइदर एब्डोमेन और वेजाइना में। कट, इंसिजन मतलब कट कहाँ लगेगा। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में कहाँ हो रहा था? इंसिजन लग रहा था स्क्रोटम पे, और किस चीज़ को कट करके फोल्ड कर रहे थे? वास डिफरेंस को। और फीमेल में किस चीज़ को कट करके फोल्ड कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब्स को। तो दिस इज वेरी इजी स्टोरी। और आपको ध्यान क्या रखना है सर्जिकल मेथड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। उनको रिवर्स अगर हम करेंगे तो जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स होंगे। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट ऑल द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया वो रह गया साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एंटी नेचुरल, एंटी नेचुरल का क्या मतलब है? पहला जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़े थे नेचुरल, उसके बाद में जो हमने पढ़े वो थे एंटी नेचुरल, बिकॉज वी आर यूजिंग एनी डिवाइस और मतलब वी आर पुटिंग समथिंग आउट फ्रॉम आउटसाइड इनटू अ बॉडी, बाहर से हम कुछ अंदर डाल रहे हैं। तो जब कुछ भी चीज़ बॉडी में बाहर से अंदर पुट करेंगे तो देयर विल बी साइड इफेक्ट्स। नेचुरल में आपने देखा था जीरो साइड इफेक्ट्स, बट एंटी नेचुरल जो चीज़ें नेचुरल नहीं है, जैसे बैरियर्स आर नॉट नेचुरल, आईयूडीज आर नॉट नेचुरल, जिसके कारण कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। और वो साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर। तो अब इसमें से क्या पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आएगा? मेरे हिसाब से आपको नहीं समझ में आया होगा नॉजिया। तो नॉजिया क्या होता है? तो नॉजिया इज नथिंग बट अ फीलिंग टू वॉमिट, वॉमिटिंग वाली जो फीलिंग होती है दैट इज नॉजिया। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में।
ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, अगर हो सका तो हो सकता है कभी कभी विजाइना जो होती है उससे अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, है ना। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंसेस की जो ब्लीडिंग होती है इट शुड अकर फॉर 5 days, सपोज 7-11 days तक होती चली जा रही है, क्यों? बिकॉज हमने कोई कंट्रासेप्टिव यूज किया, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करा, बट इट इज नॉट नेचुरल, इट वाज एंटी नेचुरल। और लास्ट में ब्रेस्ट कैंसर, इट मे ऑल्सो कॉज चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स को फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप